ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लीच की वीडियो आ चुकी है भाई। काफ़ी इंतज़ार किया आप लोगों ने, मुझे माफ़ करना, आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। क्या बोलूँ यार, मैं कोई बहाना बनाने लायक बचा नहीं और काफ़ी बोलना है इस वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपको याद होगा भाई, लास्ट एपिसोड हमारा फिलर था, मतलब एपिसोड नंबर 33। और अगर मैं बात करूँ एपिसोड नंबर 34 की, तो यहाँ से हमारा पहले वाला सीन शुरू हो गया, ठीक है ना। मतलब जो रेंजी वर्सेस इचिको की फाइट हुई थी, ठीक है ना। आई होप आपको याद होगा यार, मुझे माफ़ कर देना अगर आपको याद नहीं है तो। ओके, अब आपको याद ही होगा यार, इचिको ने काफ़ी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दिया था रेंजी को, जिसके बाद यहाँ पे इचिको खुद बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे कुछ सोल रिपर्स आते हैं, तो हानाटारो और गांजू इचिको को इधर से उठा के भाग जाते हैं। इधर कीरा आता है। अब कीरा का स्क्वाड इधर होता है। ये लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि भाई रेंजी की वाट लग चुकी है। अब ये लोग सोचते हैं कि यार रियोकास को ढूंढे, लेकिन कीरा कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले रेंजी को लेके जाना है हमें ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हमें टनल का सीन दिखाया जाता है। अब यार हानाटारो फिर से टनल में ले आता है इनको। इसका मतलब ये है कि ये इनका ठिकाना बन चुका है, ठीक है। अब यार स्क्वाड 4 के जो मेंबर्स होते हैं उनका मेन काम होता है हीलिंग का, और हानाटारो इधर है, इसी वजह से ये लोग हील कर सकते हैं इचिको को, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए उससे थोड़ा समय लगेगा। अब दूसरा यहाँ पे हमें रेंजी का सीन दिखाया जाता है। अब यार रेंजी की भी यहाँ पे काफी बुरी तरह से वाट लग चुकी होती है। इधर हिनामोरी होती है, मेरे ख्याल से हिनामोरी है इसका नाम, ठीक है ना। और कीरा भी इधर ही शामिल होता है। अब यार हिनामोरी तो काफी ज्यादा इमोशनल होती है। वो सोचती है कीरा से बात कर रही होती है, तभी इधर पीछे से ब्याकुया आ जाता है, मतलब कैप्टन कुचिकी आ जाता है। और वो इधर काफी ज्यादा गुस्सा होता है रेंजी से। वो कहता है कि इसको जेल में डाल दो, इसको ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक किए। पहली बात तो ये अकेले लड़ने चला गया और ऊपर से हार के भी आ गया, ठीक है। ऐसे लोगों ने नाक में दम कर रखा है मेरे, और आम साफ सी बात है ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये सुन के यहाँ पे हिनामोरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो इधर थोड़ा आवाज ऊंची करने की कोशिश करती है, लेकिन कीरा उसको शांत कर देता है और नीचे झुक के माफी मांगता है ब्याकुया से। तो हिनामोरी भी यहाँ पे नीचे झुक के माफी मांगती है, जिसके बाद कैप्टन कुचिकी यहाँ से चला जाता है। ओके, कीरा यही कहता है कि अभी के लिए हमें उनकी बात माननी होगी। तभी यहाँ पे भाई इचिमारू आ जाता है और वो कहता है कि वैसे स्क्वाड 6 का कैप्टन हमेशा की तरह काफी ज्यादा डरावना है कि नहीं। जिसके बाद इचिमारू और कीरा दोनों के दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ओके, हिनामोरी इन दोनों को भी गुड बाय कहती है। तभी पीछे से एक और कैप्टन आ जाता है और इसका नाम है हित्सुगया। अब यार हिनामोरी इधर फाइनली अपना पेशेंस लूज कर देती है। वो कहती है यार तुम कैप्टन का चलता क्या है यार, एकदम चुपके से आ जाते हो पीछे से और आकर डरा देते हो, क्या चल क्या रहा है, और अपने लेफ्टिनेंट के बिना यहाँ पे कर क्या रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हित्सुगया एक वार्निंग देता है हिनामोरी को कि तुम्हें स्क्वाड 3 से संभल के रहना होगा। तो हिनामोरी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, कीरा से संभल के रहना होगा। तो हित्सुगया कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ इचिमारू की, और हाँ कीरा से भी संभल के रहना, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, हित्सुगया ने आइजन और इचिमारू के बीच की बातें सुनी थी, ठीक है ना। और आइजन ने उस समय इचिमारू से यही कहा था कि ये सब तो तुम्हारे फेवर में ही जाएगा और तुम्हारे हिसाब से ये हो रहा है कि नहीं। दूसरा यहाँ पे हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। इधर सारे के सारे कैप्टन्स मौजूद होते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 13 कोड कार्ड्स को बुलाया जाता है और इधर सिचुएशन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, इसलिए इचिमारू वाला जो सीन था उसको भुला दिया जाता है थोड़े समय के लिए, ठीक है ना। मतलब उसको सजा नहीं मिलेगी अब। ओके, और इन सारे के सारे कैप्टन्स को ये कहा जाता है कि अब ये लोग अपने साथ जाम्पा तो हमेशा रखेंगे और उसको किसी भी समय रिलीज कर सकते हैं, जैसा कि वॉर में होता है। मतलब ऑब्वियसली बात है आप पूरी तरह से रेडी हैं लड़ने के लिए, ठीक है। ये लोग अब पीछे नहीं बैठेंगे। ओके, तो भाई केनपाची तो पहले से एक्साइटेड होता है लड़ने के लिए, ठीक है। और वो जैसे सुनता है कि इधर ऑल आउट वॉर है, तो भाई वो तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हानाटारो पूरी अच्छी तरह से मरम पट्टी कर देता है इचिको की। तभी इचिको को इधर होश आता है और उसको याद आता है कि भाई उसकी लड़ाई रेंजी से हुई थी। वो इधर शुक्रिया अदा करता है हानाटारो का और उठ के खड़ा होता है। वो कहता है भाई चैड और बाकी सबको उसकी जरूरत है, उनको तो ये भी नहीं पता कि रुकिया है कहाँ पे, तो उसको जाना होगा। वो यहाँ से उठ के जाने लग जाता है। अब यार हानाटारो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई इचिको रुकता नहीं। तो गांजू उसको एक मुक्का मार के सुला देता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो पूरी तरह से अभी हील नहीं हुआ, उसे रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। अब यार हानाटारो एक बात सोच रहा होता है कि यार रेंजी ने काफी खतरनाक अटैक किया, तो उसे लग रहा था कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ होगा, लेकिन उसके कपड़ों में, मतलब इचिको के कपड़ों में ये मास्क था जिसने उसका इम्पैक्ट सोख लिया, जिस वजह से वो बच गया, ठीक है। तो यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक छोटा सा मास्क जो कि हॉलो की तरह दिखाई दे रहा है, उसने रेंजी का अटैक रोक लिया। दूसरा यहाँ पे हमें रुकिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि गार्ड से पूछने की कोशिश करती है कि बाहर क्या चल रहा है। तो गार्ड्स उसे बता देते हैं कि रेंजी की बहुत बुरी तरह से मार पिटाई हुई है, ठीक है ना। तो ये काफी खतरनाक बात है। दूसरा यहाँ पे हमें रेंजी का सीन दिखाया जाता है। अब हिनामोरी ने ऑब्वियसली यार स्क्वाड 4 के बंदे के, मतलब डॉक्टर टाइप के बंदे को बुला लिया होता है रेंजी को देखने के लिए। वो ट्रीटमेंट वगैरह कर देता है। हिनामोरी इधर अंदर आती है रेंजी के पास और वो यही सोचती है कि रेंजी अकेले क्यों गया रियोका के पास। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब हिनामोरी रेंजी के साथ प्रैक्टिस किया करती थी और ये दोनों जब अपनी बातचीत कर रहे थे, तभी यहाँ पे बीच में कीरा भी आ जाता है। ओके, और कीरा कहता है कि तुम शायद
लड़कियों से लड़ते लड़ते थक गए होगे, अब मेरे साथ एक फाइट करो, क्यों, है ना। तो रेंजी कहता है वैसे आज तक मैंने तुम्हें कभी अपने ओपोनेंट की तरह नहीं देखा। तो ये दोनों यहाँ पे लड़ाई करना शुरू करते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि पहले से बेहतर हो चुके हैं दोनों, ठीक है। तभी रेंजी को दिखाई देता है साइड में से रूकिया जाती है, तो वो रूकिया के पास बात करने के लिए चला जाता है। अब ऑब्वियसली बात है हिनामोरी इतनी देर से रेंजी के साथ ही है, तो उसको ये अनाउंसमेंट के बारे में नहीं पता जो अभी अनाउंसमेंट हुई है, इसलिए उसको यहाँ पे बुला लिया जाता है। सारे के सारे सोल रिपर्स इधर उधर भाग रहे होते हैं और हिनामोरी को भी फाइनली बता दिया जाता है कि जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, साथ के साथ लेफ्टिनेंट्स को भी ये इजाजत दे दी गई है कि वो अपने ज़ानपाकुटो का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉर टाइम के हिसाब से, ठीक है, मतलब पूरा यूज कर सकते हैं, उसको रिलीज भी कर सकते हैं यहाँ तक की। तो यार ये सब सुन के हिनामोरी को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। वो हमेशा शांति चाहती है और उसको लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से वो यहाँ पे आइजन के पास आती है बात करने के लिए। वो इधर आइजन का दरवाजा खटखटाती है, तो वो कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे लग रहा था आप बिजी होंगे। तो आइजन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी लेफ्टिनेंट को ऐसे डांट के भगा दूंगा क्या? तुम्हें सच में मैं इतना रूड लगता हूँ? तो हिनामोरी कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे वो अंदर आ जाती है, ओके, मतलब आइजन उसे अंदर बुला लेता है। दूसरी ओर यहाँ पे इचिको को जब होश आता है तो उसे याद होता है कि गांजो ने उसको मुक्का मारा था और हानाटारो भी इधर काफी बुरी तरह से थक चुका होता है। वो ये कहते हैं चिंता मत करो, यहाँ पे हमें कोई भी ढूंढने नहीं आएगा और वैसे भी तुम्हें हील होने की जरूरत थी, तुम्हें रेस्ट की जरूरत थी, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें फिर से आइजन का सीन दिखाया जाता है। आइजन इधर हिनामोरी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ बात करने वाली थी ना, रेंजी की कंडीशन कैसी है अब? तो हिनामोरी बताती है कि अब उसकी जान खतरे से बाहर है। आइजन कहते हैं कि देखो चिंता मत करो, कैप्टन मीटिंग्स का खेल मैंने संभाल लिया है, मैंने कैप्टन कुचिकी से बात कर ली है और वो कह रहे हैं कि एक बार रेंजी ठीक हो जाएगा तो वो फिर से अपनी शिफ्ट पे वापस आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको जेल में डालने के लिए कहा जाता है ना, जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। तो ऑब्वियसली बात है और भी लोग हैं जिन्होंने अपोज किया इस डिसीजन का कि रेंजी एक अच्छा बंदा है और एक अच्छा सोल्जर है, सोल्जर बोलूंगा सोल रिपर बोलूंगा जो भी है, तो उसको ऐसे हटाया नहीं जा सकता। तो हिनामोरी को लगता है कि आइजन ने ही इसके पीछे अपनी सिफारिश की होगी, लेकिन आइजन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, और भी ऐसे लोग हैं जो कि रेंजी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो हिनामोरी कहती है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन क्या मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ आपको देख सकती हूँ? तो आइजन कहता है कि हाँ बैठ सकती हो तुम। तो हमें दिखाया जाता है कि ऑलमोस्ट सुबह हो जाती है। आइजन इधर ब्लैंकेट उड़ा देता है हिनामोरी को, ठीक है, क्योंकि वो सो चुकी होती है छोटी बच्ची, और आइजन यहाँ से निकल जाता है। जब वो यहाँ से जाता है तो हमें दिखाया जाता है एक सोल रिपर इधर खड़ा हुआ है। इधर ऑलमोस्ट तगड़ी सुबह हो चुकी होती है, तो हिनामोरी इधर लेट हो चुकी होती है उठने के लिए काफी ज्यादा। अब वो सोचती है वो मीटिंग में पहुंच नहीं पाएगी, तो वो यहाँ से भागना शुरू करती है और वो इधर एक शॉर्टकट लेती है। अब वो जैसे इधर से एक शॉर्टकट लेती है और आगे बढ़ती है तो उसको एक एहसास होता है। वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो भाई साहब काफी तगड़ा सीन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक तलवार है और खून है और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है। ये चीख सुन के कीरा समझ जाता है कि ये तो हिनामोरी की आवाज है। वो जल्दी से भागता है उसकी मदद करने के लिए, उससे पूछता है कि क्या हुआ, और तभी ये लोग देखते हैं सामने कि आइजन की बॉडी होती है। भाई इतना खतरनाक सीन है ना, मतलब नॉर्मल मार के छोड़ सकता था बंदा, लेकिन उसको ऊपर भाई टांग दिया है लिटरली यहाँ पे जीसस की तरह, और कैप्टन आइजन की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। यार मतलब काफी खतरनाक सीन। अब यार ये सीन देख के यहाँ पे इन सबके सबको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये क्या हो गया, और हिनामोरी तो बिल्कुल शॉक के अंदर ही चले जाती है कि यार उसके कैप्टन की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। वो यहाँ पे बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है, और तभी पीछे से इचिमारू आता है और वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। उसे देखते साथ ही यहाँ पे हिनामोरी को हित्सुगया की वार्निंग याद आ जाती है, और भाई वो समझ जाती है कि जरूर इसके पीछे इचिमारू का हाथ है, क्योंकि उसने पहले से वार्न किया था। और यहाँ पे भाई हिनामोरी कंट्रोल भी नहीं करती और भाई छूटते साथ ही बोलती है कि तुमने ये सब किया है। वो यहाँ पे अपनी ज़ानपाकुटो निकाल लेती है और भाई आते साथ ही इधर इचिमारू के ऊपर अटैक कर देते, लेकिन इचिमारू को लेफ्टिनेंट जो कि है कीरा इस अटैक को रोक लेता है। अब यार कीरा काफी अच्छा खासा दोस्त है मेरे ख्याल से हिनामोरी का, लेकिन वो उसके दोस्त होने से पहले लेफ्टिनेंट है इचिमारू का। तो यहाँ पे हिनामोरी उसको साइड हटने के लिए कहती है, लेकिन इचिमारू नहीं हट सकता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई और इंसान उसके कैप्टन के ऊपर स्वॉर्ड उठाए और वो खड़ा होकर देखता रहे। तो यार हिनामोरी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब इचिमारू तो यहाँ से चला जाता है, ठीक है, लेकिन हिनामोरी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। इसी वजह से यहाँ पे वो भाई अपनी ज़ानपाकुटो को रिलीज कर देती है और काफी खतरनाक धमाका होता है इधर। भाई इचिमारू तो अभी भी आराम से जा रहा होता है। अब कीरा कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि तुम कर क्या रही हो। इधर हिनामोरी अटैक करने की कोशिश करती है इचिमारू के ऊपर, तो कीरा समझ जाता है कि भाई अब उसे हिनामोरी को दुश्मन की तरह देखना होगा और उसे खत्म करना होगा अभी के अभी, मतलब जान से मारना होगा। इधर वो भी अपनी ज़ानपाकुटो को रिलीज कर देता है। इधर वो आता है और हिनामोरी के ऊपर अटैक करता है। हिनामोरी भी इधर रेडी होती है अटैक करने के लिए, लेकिन बीच में हित्सुगया आ जाता है, ठीक है।
और इन दोनों को ही रोक देता है और वो कहता है कि इन दोनों को ही जेल में डाल दो। और हिनामोरी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ऐसे सिचुएशन में तुम लड़ाई कर रही हो जबकि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी कैप्टन आइजन की बॉडी को नीचे उतारना होना चाहिए। अब तुम दोनों को डिटेंशन में रखा जाएगा, ले जाओ इन दोनों को यहाँ से। तो इन दोनों को यहाँ से ले जाया जाता है। इचिमारू कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा कीमती समय बर्बाद हो गया स्क्वाड 10 के कैप्टन। तो हित्सुगा कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम अभी हिनामोरी को जान से मारने वाले थे। तो इचिमारू कहता है क्या बोल रहे हो ये तो। हित्सुगा कहता है कि एक बात सुन लो, अगर हिनामोरी के खून का एक कतरा भी गिरा ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो इचिमारू कहता है ओह, ये तो काफी ज्यादा डरावना लग रहा है मुझे। अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो इस बात पे ध्यान रखता कि कोई और उसे ना नुकसान पहुंचा दे। तभी यहाँ पे बाकी सोल रीपर्स आ जाते हैं। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं ये देख के कि आइजन की बॉडी ऊपर है। तो हित्सुगा कहता है कि कैप्टन की बॉडी को नीचे उतारो, और वो ये बोल के यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे गांजो का हमें सीन दिखाया जाता है। अब वो जब यहाँ पे नींद से जागता है तो वो देखता है कि भाई हानाडारो उसके पैर पे सो रहा है और भाई पूरी लार लार गिरा रखी होती है उसके पैर पे। तो ये देख के गांजो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, उसको बोलने लग जाता है कि कर क्या रहे हो तुम। तो इचिको भी यहाँ पे होश में आ जाता है। वो बताता है कि यार वो काफी ज्यादा थक गया था, उसने मेरी मरहम पट्टी की, उसके बाद उसने तुम्हारी भी मरहम पट्टी की जब तुम सो रहे थे, तो ठीक है ना, तो वो काफी ज्यादा थक गया होगा, उसे सोने दो। तो गांजो यहाँ पे भाई रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है इनकी लड़ाई आगे चल के और भी ज्यादा हार्ड होने वाली है। और इचिको को एक बात पता है कि रुकिया उसका वेट कर रही है, तो उसको जाना होगा आगे। ठीक है ना, इधर हानाटारो भी जाग जाता है। ओके, और वो भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, पता नहीं क्या ही सपना देख रहा था वो। दूसरे यहाँ पे हमें एक फिगर दिखाई जाती है। अब मुझे पता है ये बंदा कौन है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमें इधर चैड का सीन दिखाया जाता है, मतलब पहले का सीन। अब आपको याद ही होगा ये वाला फ्लैशबैक हमें पहले भी दिखाया गया है, जब इचिको को कुछ बंदे मार रहे थे और चैड वहां पे आ गया था और चैड ने उन लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाया था। तो ये उसके बाद वाला सीन है। इचिको कहता है कि तुम तो काफी बड़े हो और तुम मेरे जैसी यूनिफॉर्म क्यों पहन के खड़े हो यार। तो चैड बताता है कि वो भी उसकी ही क्लास में है, मतलब ये दोनों ही सेम क्लास में जूनियर्स हैं ये, ठीक है ना। इचिको बताता है कि यार ये बंदे उससे इसलिए पंगा ले रहे थे क्योंकि उसके बालों का कलर अलग है और वो स्टैंड आउट करता है ना, इसलिए ये लोग उसे मार रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा पसंद नहीं कि उनके अलावा कोई और स्टैंड आउट करे। तो वो चैट से भी सेम चीज़ बोलता है कि तुम्हारे साथ भी ये चीज़ होती होगी क्योंकि तुम्हारा साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो तुम्हें लोग टारगेट करते होंगे ये प्रूव करने के लिए कि वो ज़्यादा ताकतवर है कि नहीं। तो चलो फिर चाडो मेरे साथ चलो। तो यार उसका नाम साडो है, लेकिन इचिको उसको चाडो बोलता है, इसी वजह से उसका नाम चैड रखा गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब हमें क्लैरिफाई कर दी गई है। तो ये एक सपना था जो कि चैट देख रहा था। वो जब यहाँ पे सपना देख के उठता है तो वो देखता है कि वो एक वेयर हाउस के अंदर है। बेसिकली वो यहाँ पे सो रहा था और लोग यहाँ पे नजदीक ही है, दरवाजे के बाहर से आवाज आ रही होती है, तो वो रेडी हो जाता है लड़ने के लिए, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें हानाटारो का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास एक कैप्सूल, एक गोली टाइप होती है। वो कहता है अगर तुम ये खा लोगे तो इससे तुम्हारी थकावट मिट जाएगी और ये न्यूट्रिशनल टॉनिक की तरह है बिल्कुल। लेकिन इचिको और गांजो को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था इस चीज के ऊपर। तो हानाटारो इस टैबलेट को खा के दिखाता है और वो कहता है देखो मैं एनर्जाइज्ड हो गया। तो गांजो कहता है भाई तुम्हें बेवकूफ बना दिया लगता है किसी ने, ठीक है ना। तो ये लोग फिर से तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए। ये लोग टनल से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब इचिको सोचते हैं यहाँ पे तो और गार्ड्स होने चाहिए, मतलब कल लड़ाई हुई है इधर तो यहाँ सिक्योरिटी टाइट हो जानी चाहिए थी ना। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव गांजो ये भी कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पे काफी तगड़ी लड़ाई हुई है, इसलिए उनको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे आएंगे ही नहीं, है कि नहीं। इधर गांजो उस क्यूटी पाई यानी कि ओरिहिमे के बारे में पूछता है और उसके बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है। तो इचिको ये बताता है कि ओरिहिमे और इशिडा दोनों ही काफी ज्यादा स्मार्ट है, उससे 100 टाइम्स स्मार्ट है, ठीक है। तो वो किसी ऐसे दुश्मन से नहीं लड़ेंगे जिससे वो जीत नहीं सकते, ठीक है। दूसरे ओर चैड वो काफी ज्यादा ताकतवर है और वो कभी हारता नहीं। और जब से मैं लैंड किया हूं ना इधर, तब से मेरे को उसका स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो रहा है और मैंने आज तक उसे कभी हारते हुए नहीं देखा। तो दूसरा यहाँ पे हमें चैड का सीन दिखाया जाता है और ऑब्वियसली बात है उसने इधर काफी सारे सोल रीपर्स की वाट लगा दी होती है। इधर एक सोल रीपर बचा होता है और वो उससे पूछता है कि सेंजाई-क्यू किधर है। सेंजाई-क्यू वही जगह है, मतलब रिपेंटेंस सेल जहाँ पे रुकिया को रखा गया है। तो वो बंदा बता देता है कि वो है सामने, वो व्हाइट टावर जैसी चीज दिख रही है तुम्हें, वहीं पे है, वहीं पे है। तो चैड उसे छोड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है, ठीक है। अब भाई ये सोल रीपर कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, वो छूटते साथ इधर चैड के ऊपर हमला करता है, लेकिन चैड उसकी ही तलवार को तोड़ देता है। तो ये सोल रीपर फिर से माफी मांगता है, कहता है प्लीज प्लीज मेरे को मारना मत, मेरे को माफ कर दो। तो चैड कहता है ठीक है फिर मेरे पीछे मत आना। चैड यहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पे हमें फिर से इचिको का सीन दिखाया जाता है। ये सबके सब यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, चैड भी इधर भाग रहा होता है। दूसरा यहाँ पे हमें एक और कैप्टन का सीन दिखाया जाता है, मतलब कैप्टन और लेफ्टिनेंट। उसकी लेफ्टिनेंट बताती है कि रियोका इधर आ चुका है और ये कैप्टन क्योराकू है। ओके, तो क्योराकू कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं ही चाहता हूँ, और उसकी लेफ्टिनेंट का नाम ननाओ होता है। अब ननाओ कहती है कि आप मेरे को कभी क्यों नहीं भेजते। तो क्योराकू कहता है कि देखो ओल्ड मैन यामा का ऑर्डर है और हम इन रियोका को हल्के में ले नहीं सकते, और तुम्हें तो पता है बुढ़े लोगों को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे जाने दो। और वैसे भी अगर मेरी प्यारी ननाओ को थोड़ी सी भी चोट लग गई तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पे ननाओ गुस्सा करती है और कहती है ये बकवास बंद करो, ठीक है ना, मैं तुम्हारी कोई प्यारी ननाओ नहीं हूँ। तो क्योराकू कहता है अरे चिंता मत करो,
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये खेल खत्म हो जाएगा। तो इचिको कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा होता है, रुकिया इधर इंतजार कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, अब ये काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ होती है, हानाटारो यहाँ पे काफ़ी तेज़ चढ़ पाता है और वो कहता है देखा मैंने कहा था ना ये टॉनिक सच में काम करता है। ये लोग यहाँ पे फाइनली ऊपर पहुंच जाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही भाई काफी खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है इन लोगों को, ये सीधा खड़े भी नहीं हो पाते और यहाँ पे कोई बैठा होता है। और ये बंदा कौन है भाई तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, जब इसका प्रॉपरली दिखाया जाएगा सीन तभी बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे हम जानते हैं इसको लेकिन फिर भी। दूसरी ओर यहाँ पे हमें डिटेंशन सेल का सीन दिखाया जाता है, हिनामोरी को डिटेंशन के अंदर रखा गया है और इधर ये कैप्टन आती है और मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन है, लेफ्टिनेंट तो नहीं है, ठीक है। इसका नाम है रांगीकू और वो कहती है अब शांत हो गई तुम, पहले से तो शांत ही लग रही हो वैसे। तो वो बेसिकली उससे मिलने आई होती है और उसको साथ के साथ कुछ बताने आई होती है। बेसिकली यहाँ पे हिनामोरी अभी भी अपनी बात पे टिकी हुई होती है कि उसे पता है कि किसने आइजन का खून किया है, वो और कोई नहीं बल्कि इचिमारू है। तो रांगी को उसको चुप कर देती है और वो कहती है तुम्हें अभी इस समय अपने स्क्वाड के बारे में सोचना चाहिए। सोचो उन लोगों ने एक ही दिन में अपने कैप्टन और लेफ्टिनेंट दोनों को ही खो दिया है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तुम्हें क्या लगता है जो उस समय तुमने किया वो ठीक किया, उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्या? तुम्हें लेफ्टिनेंट के इस टाइटल को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, समझी। अब ये लो। तो यहाँ पे वो एक लेटर देती है जो कि कैप्टन आइजन के रूम से उसे मिला था। अभी तक ये लेटर एविडेंस की लिस्ट में जा चुका होता है लेकिन रांगीको की मदद से ये लेटर उसे मिल चुका है और ये लेटर मोस्ट प्रोबेबली हिनामोरी के लिए लिखा गया है। और रांगीको ये कहती है तुम्हें तो गर्व होना चाहिए इस बात का कि तुम कैप्टन आइजन की इतनी लॉयल थी और उन्होंने अपने आखिरी शब्द तुम्हारे लिए लिखे। तो रांगीको ये बोल के यहाँ से निकल जाती है बाहर और हिनामोरी इस लेटर को पढ़ना शुरू करती है। आइजन ने यही लिखा होता है कि अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो इसका मतलब ये है कि मैं वापस नहीं लौटा और मैं अब मर चुका हूँ, ठीक है। मुझे पता है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा टेंशन दे दी और इस चीज के लिए मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। अगर हो सके तो प्लीज मेरे को माफ कर देना अब, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। इसी वजह से अभी तक जो भी सच मैंने पता लगाया है उन सब चीजों का रिकॉर्ड मैंने इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सब पढ़ के तो हिनामोरी शॉक ही हो जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है, भाई इनके पसीने ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब ग्रेविटी उल्टी हो चुकी है, इतना तगड़ा स्पिरिचुअल प्रेशर है ये। अब ये लोग सोचते हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब बेसिकली ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं कि यार जिसका भी ये स्पिरिचुअल प्रेशर है इनको बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब ये बंदा यहाँ पे बैठा होता है और वो कहता है ये फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। वो सेंस कर लेता है कि 3 लोग हैं इधर। इचिको को ये स्पिरिचुअल प्रेशर ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कंटिन्यूसली उसके गले पे किसी ने तलवार लटका रखी है, काफी खतरनाक होता है। हानाटारो तो इधर नीचे गिर जाता है, इतना तगड़ा प्रेशर होता है। तो गांजो उसको उठा के अपने साथ लेके भागने लग जाता है। अब ये बंदा यहाँ पे स्कैन करके देखता है कि कौन है इन तीनों में से वो बंदा जो कि उसके लायक है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि केनपाची होता है। और वो इचिको के कान में बोलता है क्या तुम ही हो वो? तो इचिको एकदम से शॉक हो जाता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो सामने छत के ऊपर इधर केनपाची बैठा होता है और उसी का स्पिरिचुअल प्रेशर होता है ये। मतलब वो यहाँ पे सिर्फ वेट कर रहा है, उसी का स्पिरिचुअल प्रेशर है ये। तभी यहाँ पे इचिको को एहसास होता है कि उसके सीने में किसी ने स्वॉर्ड मार दिया पीछे से। और भाई बताइए क्या हुआ तुम्हें पता है? मैंने तुम्हें बताया था ओरोहारा ने एक चीज बताई थी, इंटेंट टू किल, ठीक है, मारने की इच्छा। सिर्फ केनपाची की इस फीलिंग से ही यहाँ पे इचिको को ऐसा लग रहा है कि उसको भाई दिल में किसी ने पूरा का पूरा स्वॉर्ड घोंप दिया है और ये काफी खतरनाक बात है। केनपाची यहाँ पे फाइनली नीचे आ चुका होता है और इचिको उससे उसका नाम पूछता है। केनपाची कहता है कि क्या हुआ तुम्हें याद नहीं, इकाको ने तुम्हें बताया नहीं था? तो इचिको पूरा फ्लैशबैक याद करता है कि इकाको ने उसे बताया था कि उसके कैप्टन से बच के रहना जिसका नाम है केनपाची ज़ाराकी। तो केनपाची ज़ाराकी होता है कैप्टन स्क्वाड 11 का। अब ये स्पिरिचुअल प्रेशर यहाँ पे रुकिया को रिपेंटेंस सेल के अंदर भी महसूस हो रहा होता है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाओ तुम, काफी खतरनाक बात है ये। अब आपको याद होगा रेंजी ने इचिको के बारे में बताया था रुकिया को, तो रुकिया यहाँ पे हाथ जोड़ के प्रेयर करती है कि बस अगर इचिको तुम यहाँ पे आ गए हो तो प्लीज मेरे बारे में भूल जाओ और मुझे भूल के यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ अगर तुम किसी तरह से जिंदा बच गए थे तो। अब यार इचिको इधर योरुइची की बात को याद करते हैं। योरुइची ने कहा था अगर तुम्हारा सामना किसी कैप्टन से होता है तो हिचकिचाना मत, बस भाग जाना वहां से। लेकिन इचिको कहता है कि अब ऑब्वियसली बात है भाई, स्पिरिचुअल प्रेशर को देख के पता चल रहा है ये लोग यहाँ से भाग तो नहीं सकते, ठीक है ना। तो ज़ाराकी कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे मरते दम तक लड़ने आया हूँ और अभी तक तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है, तो क्या मैं शुरू कर दूं ये लड़ाई? अब यहाँ पे दूसरे हमें दिखाया जाता है हानाटारो की वाट लग चुकी होती है, गांजो की भी वाट लग चुकी होती है। ओके, तो भाई ये सब खतरनाक सा सीन चल रहा होता है यहाँ पे। तभी याचिरो इधर पीछे से आती है और वो कहती है ओ ये लार तो देखो, हानाटारो के लार को बोल रही होती है वो। तभी वो उछल के आती है इचिको के कंधे पे और इचिको उसको उड़ा देता है पीछे, ठीक है। याचिरो का बैलेंस बिगड़ता है और वो कहती है अरे उसे तो गुस्सा आ गया मेरे ऊपर। तो केनपाची कहता है कि तुम्हारी गलती है इनके पीछे, ठीक है। तो इचिको कहता है भाई ये बंदी कौन है और ये आई कहाँ से और इस बच्ची को उसके स्पिरिचुअल प्रेशर का कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा भाई? और बच्ची
तुम हो कौन, या फिर मैं पूछूं तुम हो क्या चीज। तो यहाँ पे याचिरो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो लेफ्टिनेंट है स्क्वाड 11 की, याचिरो कोसाजीशी। तो इचिको समझ जाता है कि ये एक लेफ्टिनेंट है, इसका मतलब रेंजी की रैंक की ही है ये, और भले दिखने में बच्ची सी लग रही है, लेकिन एक बात तो है कि उसको तब तक तो इस चीज का एहसास भी नहीं हुआ था जब तक वो उसके कंधे पे आ नहीं गई थी, ठीक है। मतलब उसको पलक झपकते ही ये सीन देखने को मिला, इसका मतलब ये भी कोई आम इंसान नहीं है, इन दोनों से उसको निपटना है। तो वो गांजू से कहता है कि तुम हानाडारो को लो और यहाँ से भाग जाओ और रुकिया को बचाओ, ठीक है, मैं इनको यहाँ पे रोकता हूँ, ठीक है। इचिको कहता है केनपाची से कि तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो मेरा सामना करना होगा। तो केनपाची कहता है शायद तुमने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना बच्चे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मुझे तुमसे लड़ाई करनी है, ठीक है ना। वो चाहे मर जाए या फिर जिंदा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो इचिको कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो यहाँ पे इचिको का स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होना शुरू होता है। तो केनपाची समझ जाता है कि यार ये बंदा है तो कमाल का, लेकिन उसके कंपैरिजन का नहीं है, ठीक है। तो केनपाची कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें एक एडवांटेज देता हूँ, मैं यहाँ पे खुला खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, तुम मेरे को कहीं भी अटैक कर सकते हो। तो याचिरो कहती है यार केनपाची तुम्हारा दिल कितना साफ है। तो इचिको कहता है तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ, मेरे मजे लेने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि जिस बंदे ने हथियार भी नहीं निकाला मैं उसके ऊपर ऐसे हमला करूंगा। तो केनपाची कहता है वैसे देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है जो तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन ये चीज तुम किसी और दिन के लिए बचा के रखो, चलो फिर मेरे ऊपर हमला करो, तुम मेरे गले पे हमला कर सकते हो, मेरी आंख फोड़ सकते हो, और हो सकता है कि तुम मेरे को एक ही अटैक में जान से मार दो, कुछ भी करो बस शुरू करो। तो यहाँ पे इचिको फाइनली आगे बढ़ता है, काफी खतरनाक अटैक करता है केनपाची के ऊपर। दूसरा यहाँ पे हानाडारो को एकदम से होश आता है तो वो हिलने लग जाता है, गांजो का बैलेंस बिगड़ता है और ये नीचे गिर जाते हैं दोनों ही, ठीक है। अब यार हानाडारो इधर वॉर्न करता है केनपाची के बारे में कि वो उसको कभी भी नहीं हरा सकता, क्योंकि वो स्क्वाड 11 का कैप्टन है केनपाची ज़ारा की, और केनपाची भाई 13 स्क्वाड गार्ड में से उस इंसान को नाम दिया जाता था जिसको मार काट में सबसे ज्यादा मजा आता है, और वो कभी भी मर नहीं सकता भाई, उसके सामने कमजोर और ताकतवर का कोई मेल जोल नहीं है, वो मर ही नहीं सकता, वो एकदम अमर है, ठीक है। तो इसलिए हमें इचिको को रोकना होगा। तो गांजो कहता है ये एक और रीजन है कि हम वापस नहीं जा सकते। इचिको ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है कि हमें रुकिया को बचाना है, तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा, और ऑब्वियस सी बात है वो बंदा अगर इतना खतरनाक है तो हम उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो गांजो मन में कहता है कि चिंता मत करो इचिको, एक बार हम रुकिया को बचा लेंगे तो हम साथ मिलकर रुकॉन डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ठीक है, बस तब तक तुम मरना मत। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इचिको ने भले केनपाची की छाती पे हमला किया, लेकिन एक खरोच भी नहीं आती उसके ऊपर, उल्टा उसके हाथ में से खून निकलने लग जाता है भाई। अब इचिको को तो ये सीन समझ ही नहीं आता, इधर अपने हाथों से ही केनपाची इचिको की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, तो एकदम से उछल के पीछे आ जाता है इचिको, और वो कहता है भाई चल क्या रहा है इस बंदे का, इसने अपने हाथों से कैसे टच कर लिया ज़ेंपाकुटो को। तो याचिरो आगे आती है और वो कहती है ऐसे तो तुम नहीं काट पाओगे कैनी को। तो केनपाची कहता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि तुम मुझे कट क्यों नहीं कर पाए। अब मैं तुम्हें बता दूं कि दो स्पिरिचुअल प्रेशर का जब सामना होता है तो जो कम स्पिरिचुअल प्रेशर वाला बंदा होता है ना वो नीचे झुक जाता है। अब ऑब्वियस बात है कि तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा है और इसी वजह से तुम इस स्वॉर्ड को पकड़ पा रहे हो, लेकिन मेरे सामने ये ताकत बिल्कुल बेकार है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने दिनों से मैं तुम्हें खोज रहा था कि भाई ये इतना बड़ा मजाक है ना कि इस पे मेरे को हंसी भी नहीं आ रही। तो अब बारी है मेरी, बस तब तक जिंदा बच जाना जब तक मेरे तलवार पे से ये जंग ना हट जाए, मुझे तुमसे उम्मीद है रयोका। दूसरा यहाँ पे हमें चैड का सीन दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा होता है, दीवार वगैरह तोड़ के आ जाता है वो इधर। तभी हमें यहाँ पे सामने एक सोल रिवर का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई स्क्वाड 8 का 3rd सीट होता है, मतलब लेफ्टिनेंट के बाद वाला बंदा हो गया, एनजोजी नाम है इसका। ये काफी तगड़ा अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देता है और भाई तलवार इधर उधर घुमाने लग जाता है और कहता है क्या हुआ डर गए रयोका। लेकिन यार ज्यादा लंबा चलता नहीं है इसका खेल, एक ही मुक्के में चैड इसको उड़ा देता है। चैड कहता है कि पहले वो एक दिन में सिर्फ 2 ब्लास्ट कर सकता था, लेकिन अब 5 ब्लास्ट करने के बाद भी वो बिल्कुल थका नहीं। तो इस चीज का शुक्रिया अदा उसे मिस्टर योरोइची को करना है, ठीक है, कि उन्होंने इसको ट्रेन किया। अब चैड यहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता है और आगे बढ़ते साथ ही तभी यहाँ पे उसको एक आवाज आती है, एक बंदा कहता है क्या बात है कमाल कर दिया तुमने। तो चैड सोचता है यहाँ पे चल क्या रहा है, तभी यहाँ पे ऊपर से पेटल्स गिरने लग जाते हैं और एक कपड़ा सा उड़ता हुआ आता है नीचे गिर जाता है ये और कोई नहीं बल्कि कैप्टन क्योराको होता है जो कि अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो कैप्टन है स्क्वाड 8 का। तो यार ये पत्ते कुछ ज्यादा गिर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है ननाओ ये सारे पत्ते गिरा रही होती है। तो क्योराको कहता है ओए स्वीट ननाओ प्लीज लवली ननाओ बंद कर दो हो गया। लेकिन भाई ननाओ इधर गुस्से में सारे के सारे पेटल्स क्योराको के ऊपर गिरा देती है और वो टोकरी उसके सर पे फेंक देती है। तो चैड सोचता है भाई चल क्या रहा है। वो कहता है देखो यार तुम्हारे इस नाटक के लिए मेरे पास समय है नहीं, तो मुझे जाने दो यहाँ से, ठीक है ना। तो क्योराको कहता है यार इतनी जल्दी क्या है तुम्हें। तो चैड कहता है देखो तुम मुझे बुरे इंसान नहीं लग रहे, मैं तुमसे
लड़ाई नहीं करना चाहता, ठीक है। तो क्योराको कहते हैं यार चलो एक बात तो अच्छी है कि लड़ना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन दिक्कत वाली बात है कि मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता यहाँ से, तो ऐसा हो सकता है कि तुम खुद यहाँ से लौट के चले जाओ। तो चैड कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो क्योराको कहता है अच्छा तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो इधर वो भाई बियर की बोतल निकाल लेते हैं, वो कहते चलो भाई ठीक है बैठ के ड्रिंक करते हैं, अब तुम नहीं जा रहे मैं भी नहीं जा रहा तो यहीं बैठते हैं ना, थोड़ा बातचीत करते हैं, आ जाओ। और वैसे भी अब तो सारे के सारे कैप्टन फील्ड में आ गए हैं तो ये लड़ाई ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली, ठीक है। तो चैड कहता है क्या बोला तुमने, सारे के सारे कैप्टन्स? इसका मतलब ये है कि इचिगो और बाकी सबके पीछे कैप्टन्स पड़े हैं, तो सिचुएशन बदल चुकी है, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। तो क्योराको कहता है और मैं अगर तुम्हें जाने ना दूं तो इधर चैड तैयार होता है अपने खतरनाक ब्लास्ट के लिए। वो इधर काफी तगड़ा ब्लास्ट फेंकता है क्योराको के ऊपर, लेकिन क्योराको अपने हाथों से ही इसको उड़ा देता है और भाई एनर्जी बॉल तो साइड में आके लगती है, काफी तगड़ा धमाका होता है। चैड ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब यार चैड काफी सारे अटैक्स करता है, कंटिन्यूअस अटैक करता है क्योराको के ऊपर, लेकिन क्योराको को एक सिंगल खरोच भी नहीं आई होती, ठीक है। अब चैड सोचता है कि जो बंदा अभी पहले आया था उसने कहा था कि वो लेफ्टिनेंट के बाद वाली रैंक का है, तो क्या सच में सिर्फ 2 लेवल में इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, एक कैप्टन अलग ही लेवल पे होता है क्या? क्योराको कहते हैं देखो यार अब शांत हो जाओ, तुम्हारे स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं लेकिन तुम मुझे हिट नहीं कर पाओगे, तो क्यों ना तुम हार मान जाओ और यहाँ से घर चले जाओ। तो चैड यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू होता है, वो आगे बढ़ के इधर क्योराको के ऊपर जब हमला करने की कोशिश करते हैं तो क्योराको ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा क्विक होता है, वो आसानी से इस अटैक से बच जाता है। क्योराको कहते हैं वैसे अलग अलग टाइप के लोगों की टेक्निक होती है और एक टेक्निक ऐसी होती है जब इंसान थक जाता है तो वो टेक्निक भी खत्म हो जाती है। दूसरा बंदा ऐसा टाइप का होता है जो कि अपने आप को इतनी बुरी तरह से पुश करता है कि वो चाहे मर भी क्यों ना जाए तब भी वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम दूसरे टाइप के बंदे हो। तो ऑब्वियसली बात है इससे हमें एक क्लू मिलता है कि चैड बुरी तरह से थक चुका है लेकिन उसके बाद भी वो इन ब्लास्ट का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि उसकी जान खतरे में आ सकती है। तो यार एक ही अटैक में यहाँ पे वो चैड को उड़ा देता है। चैड तो भाई उड़ता हुआ रोल होता हुआ जाता है बहुत दूर। क्योराको कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम जल्द ही मर जाओगे बच्चे, तुम आए क्यों यहाँ पे, क्या मकसद क्या है तुम्हारा? तो चैड कहता है कि उसका मकसद है रुकिया कुचिको को बचाना। तो क्योराको कहता है क्यों? अच्छा जो ह्यूमन वर्ल्ड में थोड़े समय के लिए खो गई थी, मुझे नहीं लगता इतना समय काफी है किसी से इतने लंबे रिश्ते बनाना कि तुम उसके लिए अपनी जान भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हो। तो चैड कहता है सही कह रहे हो तुम, मैं उसे इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता और शायद मैं उसके लिए अपनी जान भी दाव पे ना लगाऊं, लेकिन इचिगो उसको बचाना चाहता है और यही रीजन मेरे लिए काफी है, और कोई रीजन नहीं चाहिए मेरे को अपनी जान दाव पे लगाने के लिए। तो क्योराको कहता है कि अच्छा इतना ज्यादा मोटिवेटेड हो तुम, डिटर्मिनेशन है तुम्हारे अंदर, तो मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करूंगा और तुम्हारे से अच्छे से लड़ना शुरू करूंगा, ठीक है। और ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हारी जान लेनी ही पड़ेगी। चैड भी इधर आगे बढ़ता है लड़ने के लिए उससे, और वो ये कहता है कि इचिगो चिंता मत करो, मैं इसको जरूर हराऊंगा, फिर चाहे उसके लिए मेरे को अपनी जान ही क्यों ना दाव पे लगानी पड़े। उस समय जो हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था वही सेम वर्ड्स में फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। अब यार उस समय की अगर मैं तुम्हें बात बताऊँ तो यहाँ पे हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है। चैड ऑब्वियसली इधर खड़ा हुआ है और खड़ा होकर सिर्फ वो पिट रहा होता है इन 2 बंदों से। तब यहाँ पे इचिगो आता है और इन दोनों ही बंदों की वाट लगा के रख देता है। हमें दिखाया जाता है कि चैड हमेशा अपने गले में एक लॉकेट पहनता है और इचिगो उससे पूछता है कि तुम हमेशा खड़े होकर मार क्यों खाते रहते हो यार, अगर मैं समय पे नहीं पहुंचता तो तुम्हें बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती, समझे? उस दिन की तरह क्यों नहीं लड़ते तुम जब तुमने मेरे को बचाया था उन लोगों से। तो चैड कहता है कि मैं कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करता, मैंने वादा किया था अपने अबोइलो से। तो इचिगो कहता है क्या, कौन है वो? तो यहाँ पे चैड बताता है वो उसके ग्रैंडफादर थे, ऑस्कर जोकिन डेला रोसा, ठीक है, ये उसका नाम है, ठीक है। चैड बताता है कि वो मैक्सिकन थे, यहाँ आने से पहले वो मैक्सिको में था। तो इचिगो कहता है भाई तुमने पिछले महीने तो बताया था कि तुम ओकिनावा से हो, कितना झूठ बोलते हो तुम, ठीक है फिर जो भी बोलना है बोलो तुम, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लॉकेट का क्या सीन है? तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदा कॉल पे इनकी बातें सुन रहा होता है। तो चैड बताता है कि ये मैक्सिको से है, ठीक है, और ये बहुत खास है उसके लिए, उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है ये लॉकेट उसके लिए, ठीक है ना। तो यार यहाँ पे एक फोन पड़ा होता है उसी बंदे का और इस फोन के थ्रू ये लोग इन दोनों की बात सुन रहे होते हैं, ठीक है। चैड यहाँ से जा रहा होता है तो वो कहता है कि मैंने इचिगो से कुछ भी झूठ नहीं बोला, मेरा जन्म ओकिनावा में ही हुआ था, उसके बाद मैं मैक्सिको चला गया था। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो थोड़ा छोटा था। वो बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और सिर्फ उसके ग्रैंडफादर ही बचे थे जो कि मैक्सिको में रहा करते थे। उस समय चैड काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था, अगर कोई भी उसको गलत नजर से भी देखता था ना, बस देख ही लेता था, तब भी वो उसको मुक्के मार के सुला देता था, ठीक है। सिर्फ एक ही इंसान था जो कि चैड को डांटता था, जो कि थे उसके अबोइलो, मतलब उसके ग्रैंडफादर, ठीक है। लेकिन उस समय चैड काफी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। तभी यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है, मतलब मिड का सीन, ठीक है। और एक बंदा पीछे से आता है और एक पत्थर मार देता है, बहुत बड़ा पत्थर चैड के सर पे, ठीक है। वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये लोग चैड को बांध देते हैं रस्सियों से एक चेयर के ऊपर, ठीक है। और उन गुंडों का बॉस भी यहाँ पे बैठा होता है। वो कहते क्या हुआ, डर तो नहीं लग रहा, कहीं तुम्हारा मुंह तो नहीं निकलने वाला? तो चैड कहता है देखो यार तुम इतने ज्यादा डरावने हो नहीं कि मेरा मुंह निकल जाए, तुम्हारी शक्ल ही जोकर जैसी है। तो ये बॉस यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा, और क्या वो कह रहे थे तुम, ये लॉकेट तुम्हारा जान से भी ज्यादा कीमती है, हाँ, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि तुम भी मर जाओगे। यहाँ पे वो इस
कॉइन को काटने वाला होता है। हमें यहाँ पे तभी बचपन का सीन दिखाया जाता है चैड के। तो एक बार उन लोगों ने फिर से यहाँ पे चैड को पकड़ लिया था जिन लोगों को उसने मारा था, और ये जब चैड को मारने वाले होते हैं तभी उसके ग्रैंडफादर बीच में आ जाते हैं, और वो ग्रैंडफादर कुछ नहीं करते, बस बीच में आके पिटते रहते हैं, जिसके बाद ये गुंडे यहाँ से चले जाते हैं। तो वो ग्रैंडफादर अपना ये लॉकेट टाइप देता है चैड को, और वो कहता है कि देखो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग आर्म्स है और इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा, तो तुम्हें इस ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे थोड़े समय बाद उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, और उसने ये चीज सोची कि वो कभी भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। तभी यहाँ पे इचिको आ जाता है, इस बॉस को उड़ा देता है, और भाई उसके बाद ना उस बॉस की जेब में से उसका फोन निकालता है और एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है। वो कहता है कि मेरे को एम्बुलेंस की जरूरत है स्ट्रीट के ऊपर। तो ये गुंडे कहता है क्या लगता है तुम्हें, तुम अपने दोस्त को एम्बुलेंस में बिठा के ले जाओगे और हम तुम्हें जाने देंगे? हाँ। तो इचिको कहता है कि हाँ वो ब्रिज के पास भेज देना। कितनी एम्बुलेंस चाहिए? 1 2 3 4 5 6। तो भाई वो यहाँ पे बेसिकली इन लोगों के लिए एम्बुलेंस बुला रहा होता है, तो ये सारे के सारे गुस्सा होकर आ जाते हैं लड़ने के लिए। इचिको इन सबकी वाट लगाता है। तो यहाँ पे ये वो प्रॉमिस था जो कि चैड याद कर रहा था। इचिको यही कहता है कि ठीक है फिर तुम अपने लिए लड़ाई मत करो चैड, क्यों ना ऐसा करे कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूं और तुम मेरे लिए लड़ो, ठीक है ना। हम दोनों एक दूसरे के लिए लड़ेंगे और एक दूसरे की जान बचाएंगे, ठीक है ना। ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। तो चैड यही चीज सोच रहा होता है कि वो अभी इस समय इचिको के लिए लड़ रहा है। ओके, वो आगे बढ़ता है, इधर अपनी पूरी कोशिश करता है, वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है क्योराको के अगेंस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और ये काफी खतरनाक अटैक होता है कि पीछे वाला जो हर्ट होता है वो भी तबाह हो जाता है, लेकिन क्योराको उससे ज्यादा फास्ट होता है क्योंकि वो कैप्टन है। वो भाई बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है चैड को, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यार मैंने सोचा था कि मैं इस एपिसोड के अंदर 7-8 एपिसोड्स कवर करूंगा, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि ये वाला जो लैपटॉप है ना मेरा, ये इतना काम झेल नहीं सकता। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो में मैं 4 एपिसोड कवर कर लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 4 एपिसोड और कवर कर लूंगा। अब तुम बोलोगे भाई नेक्स्ट वीडियो तो डालेगा भाई अगले महीने या 3-4 महीने बाद, मैं नहीं वेट करूंगा, मैं जा रहा हूँ। यार रुक जाओ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 दिन के अंदर, गारंटी दे रहा हूँ तुमको कि नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो प्लीज थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।